हेलो नमस्कार सभी को। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है विद्युत द्विध्रुव या इसे हम इंग्लिश में इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। देखिए क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा सिस्टम होता है या निकाय होता है जिसमें दो आवेश होते हैं, लेकिन दो आवेश की कंडीशन ये है कि उनके परिमाण बराबर होने चाहिए और उनकी प्रकृति जो है वो विपरीत होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो लिखा है उसको तो मैं समझा दूंगा। यहाँ आप देखिए कि एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे रहते हैं और वो दूरी कितनी है 12। तो ये जो एक सिस्टम बना, ये जो एक निकाय बना, इसको हम क्या कहेंगे, ये एक निकाय है। इस निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। क्यों ऐसा कि दो आवेश एक दूसरे से 12 दूरी पर हैं, उसकी बात मैं आगे वाले पेज पे समझाऊंगा। पहले यहाँ समझ लीजिए कि विद्युत द्विध्रुव होने की क्या कंडीशन है। उसकी कंडीशन ये है कि दो आवेश होना चाहिए बराबर मैग्नीट्यूड के, यानी बराबर परिमाण के। यहाँ लिखा है कि जब दो बिंदु आवेश जो कैसे हो, परिमाण में बराबर हो तथा प्रकृति में विपरीत हो, यानी एक माइनस होगा तो दूसरा प्लस होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि एक माइनस है और दूसरा भी माइनस है या दोनों प्लस प्लस हो गए तो वो विद्युत द्विध्रुव नहीं बन सकते। ठीक है, तो शर्त क्या है कि परिमाण में बराबर होने चाहिए और प्रकृति में विपरीत होने चाहिए और उनके बीच की कुछ न कुछ दूरी होनी चाहिए जो कि बहुत ही कम दूरी रहेगी, अल्प दूरी रहेगी। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा दूरी होगी, ये जो दूरी होती है ये बहुत ही कम होती है, छोटी होती है। तो इस प्रकार के जो अरेंजमेंट है या इस प्रकार का जो निकाय बनता है, सिस्टम बनता है, उसी को हम विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ये तो हो गया एक साधारण सा एक्सप्लेनेशन। अब ये क्यों होता है कि दो आवेश एक दूसरे से इतनी दूरी पर होने चाहिए, तो इस प्रकार के निकाय को ही हम विद्युत द्विध्रुव कहेंगे। इसको समझेंगे हम अगले पेज पर। आगे बढ़ते हैं। जहाँ यहाँ पर जैसा कि दे रखा है कि माइनस क्यू और प्लस क्यू जो बिंदु आवेश है जो एक दूसरे पर 12 दूरी पर रखे हुए हैं और इसी निकाय को हम क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। याद रखना, ये जो दूरी होती है इसको हम कहते हैं प्रभावी लंबाई। क्या कहेंगे, प्रभावी लंबाई। किसकी प्रभावी लंबाई, विद्युत द्विध्रुव की। और वो किससे दर्शाई जाती है, 2r से या 2l से या 2a से। अलग अलग किताबें अलग अलग इससे दर्शाती है, ध्यान रखिएगा, लेकिन सभी का महत्व एक ही होता है। यहाँ पर एक और चीज़ समझना है आपको, एक नोट है यहाँ पर, वो क्या कहता है ध्यान से सुनिएगा। कोई एक आवेश ले लीजिए, एक आवेश कौन सा, कोई सा भी, क्योंकि यहाँ दो आवेश है, माइनस क्यू है और प्लस क्यू है, दोनों परिमाण में बराबर है, इसलिए कोई सा भी एक आवेश ले लीजिए तथा उन आवेशों के बीच की जो दूरी है उसको हम प्रभावी लंबाई कहते हैं, जो कि कितनी होती है, 12 होती है। इन दोनों का अगर गुणनफल किया जाए तो एक फिजिक्स में एक नई चीज़ आ जाती है जिसको हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। किसको कहा जाएगा, यदि एक आवेश का गुणा उसकी प्रभावी लंबाई से कर दिया जाए तो जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर सूत्र लिखा हुआ है कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है वो बराबर होता है कोई एक आवेश के और उनके बीच के दूरी के। तो एक आवेश मैंने Q ले लिया और दूरी कितनी है, 12 ले ली। अब ये जो नई चीज़ आई है कि Q इंटू 12 बोल दो, या इसको आप 12 इंटू Q भी बोल सकते हो, है ना, ज़रूरी नहीं कि Q इंटू 12 बोलो। ये जो गुणनफल आया है इसको P द्वारा दर्शाया जाता है। इसको किसके द्वारा दर्शाया जाएगा, P द्वारा, और इसे हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब ध्यान से समझना है, एक नई टर्म आ रही है, विद्युत द्विध्रुव तक तो हमने ऊपर पढ़ा, लेकिन यह एक आघूर्ण नाम की चीज़ आ रही है, तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अच्छा, आघूर्ण का क्या मतलब होता है, आघूर्ण का मतलब होता है कहने के घुमाने से होता है। किससे होता है, घुमाने से। तो आने वाले आगे के टॉपिक में हम देखेंगे कि इस विद्युत द्विध्रुव को उठा के हम एक विद्युत क्षेत्र में रख देंगे। तो जब ये विद्युत क्षेत्र में रखा जाएगा तो विद्युत क्षेत्र की वजह से इसके ऊपर एक बल कार्य करेगा और ये उस विद्युत क्षेत्र में कहीं ना कहीं अपने आप को घुमाएगा। जैसे बहते हुए पानी में एक लकड़ी रख दी जाए, अगर वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर, तो लकड़ी हमेशा ये चाहेगी कि वो अपने आप को पानी की दिशा में कर ले। तो वो क्योंकि अपने आप को घुमाना चाहती है, उसमें एक घूर्णन क्रिया हो रही है घुमाने की वजह से, तो वहाँ पर ये जो इफ़ेक्ट आएगा कि वो कितना जल्दी घुमा रहा है, लकड़ी कितना जल्दी पानी के साथ अपने आप को बनाना चाहती है, वो उसके विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। यानी यहाँ की स्थिति में उसको हम नाम क्या देंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि P द्वारा दर्शाया जाएगा। ठीक है, इसे P द्वारा दर्शाया जाता है और P जो होता है एक सदिश राशि होता है और जिसकी जो दिशा होती है वो माइनस क्यू आवेश से प्लस क्यू आवेश की ओर होती है। ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमारे पास होता है कि माइनस क्यू से
प्लस Q जो होता है, तो ये दिशा P की इस तरफ होगी। ओके, P की दिशा, P क्या है? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अगले वीडियो में मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा इसको, केवल अभी ध्यान रखिएगा कि P बराबर होता है 12 इंटू Q, और इसकी जो दिशा होती है वो माइनस Q आवेश से किधर की तरफ होती है? प्लस Q आवेश की तरफ होती है। और P बराबर हो जाएगा वही Q इंटू 12, और इसका अगर सदिश रूप देखा जाए, क्योंकि एक सदिश राशि होने की वजह से इसका सदिश रूप लिखना पड़ेगा, तो P के ऊपर हमने चिन्ह लगा दिया सदिश का, और यहाँ पर दूरी पर लगाया जाएगा, क्योंकि आवेश तो एक अदिश राशि होती है, तो ये हो गया उसका सदिश रूप। अब इसका हम मात्रक देखेंगे और इसकी विमा देखेंगे। तो मात्रक कहाँ से निकाला जाएगा? उसके सूत्र से। तो P का जो सूत्र होता है वो क्या होता है? ये रहा, Q इंटू 12 होता है। तो Q यानी आवेश, तो आवेश के लिए हो जाएगा कूलम, और दूरी है तो दूरी के लिए हो जाएगा मीटर। उस हिसाब से ये कूलम मीटर हो गया है ना। C-M का मतलब क्या हुआ? कूलम मीटर हो गया। अब यहाँ पर इसका हमको लिखना है विमी सूत्र। तो विमी सूत्र के लिए भी उसका एक बेसिक सा आपको सूत्र आना चाहिए, जो कि Q इंटू कितना है? 12 है। अब Q है आवेश, तो आवेश के लिए उसका मात्रक होता है AT, याद रखना, A फॉर एम्पियर और T फॉर टाइम। तो Q बराबर कितना हो जाएगा? AT हो जाएगा, लेकिन 12 यहाँ तो 2 भी है, एक नंबर है, तो नंबर का तो विमा होता नहीं है, तो लेंथ के लिए, लेंथ यानी लंबाई के लिए तो L हो जाएगा। अब यहाँ कहीं भी द्रव्यमान नहीं है, तो द्रव्यमान नहीं है तो 0 लिख देंगे। तो देखो यहाँ पर M को 0 लिखा, L वैसा का वैसा क्योंकि सिंगल L है, और T भी वैसा का वैसा लिख दिया, और बचा A, तो A को मैंने आखिरी में लिख दिया। तो इस प्रकार से मैंने P का विमी सूत्र, P का जो मात्रक है वो भी लिख दिया, P का सदिश रूप लिख दिया, P का सूत्र लिख दिया। यानी इस P को बहुत ध्यान से आपको समझना है। ये विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यानी कि किसी भी विद्युत द्विध्रुव को विद्युत क्षेत्र में घुमाने वाला जो इफेक्ट होता है उसे हम विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, अब एक नोट ध्यान दीजिएगा। ये नोट क्या है, इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं। इस नोट को समझने के लिए आपको थोड़ा इसको पढ़ना पड़ेगा। क्या कहा गया है यहाँ पर? कुछ बच्चों को ऐसा लगेगा कि सर एक माइनस Q आवेश है और एक प्लस Q आवेश है, तो उस हिसाब से इसके ऊपर जो कुल जो आवेश होगा वो शून्य होना चाहिए। यानी यह बोला है कि विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश कितना होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप सही समझ रहे हैं कि उसका आवेश कितना होना चाहिए? शून्य। अब सवाल ये उठता है कि आवेश शून्य है तो क्या इसके बनने वाला विद्युत क्षेत्र भी शून्य होगा? तो आंसर है यहाँ पर नहीं। ठीक है, तो याद रखना, किसी भी विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य जरूर होता है, परंतु उसके द्वारा बना हुआ विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। हमें यही लगेगा कि एक माइनस Q है, या ऐसे समझो कि एक प्लस का 4 है और एक माइनस का 4 है, तो कुल मिला के आंसर कितना आना चाहिए? 0 आना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कुल आवेश शून्य है तो विद्युत क्षेत्र भी शून्य होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसको पढ़िए आप, विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि द्विध्रुव का विद्युत क्षेत्र भी शून्य हो, तो विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। तो आपको इतना सा ध्यान रखना है, ये जो है इसको आपको नोट करना है। विद्युत द्विध्रुव को मैंने समझा दिया, इसमें कुछ नहीं है, दो आवेश होते हैं जो परिमाण में तो बराबर होंगे, लेकिन विपरीत प्रकृति की होने की वजह से एक दूसरे को 2L दूरी पर रखा जाएगा। अगले पेज पे समझाऊंगा ये 2L दूरी आती कहाँ से है, ये माइनस Q प्लस Q आता कहाँ से। ठीक है, अगर ऐसा कोई सिस्टम आपको दिखाई पड़े तो समझ लेना ये विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। ये जो दूरी होती है इसको प्रभावी लंबाई कहते हैं, जो कि बहुत ही कम होती है, बहुत छोटी होती है। ठीक है, अब एक नई टर्म क्या है यहाँ पर, वो है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये क्या होता है? उनके बीच की दूरी और उनके एक आवेश का जो गुणा होगा उसी को हम P कहेंगे। ये एक सदिश राशि होती है, इसकी दिशा माइनस Q आवेश से प्लस Q आवेश की ओर होती है। इसका ये हो गया सूत्र, ये हो गया उसका सदिश रूप। यहाँ पर मैंने लिख दिया उसका मात्रक, यहाँ लिख दी उसकी विमा, और बोल दिया कि इस पर कुल आवेश शून्य होता है परंतु विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होता है। चलिए अगले इसमें हम समझते हैं कुछ और चीज़ को। यहाँ पर विद्युत द्विध्रुव का मैंने कुछ भौतिक महत्व समझाई, एक्चुअली होता क्या है। तो उदाहरण के लिए हम सोडियम क्लोराइड लेते हैं। सोडियम क्लोराइड क्या होता है? बेसिकली ये नमक का एक रूप है। ठीक है, ये नमक होता है हमारे घर में जो अक्सर हम खाते हैं इसे। अब इसका अगर हम थोड़ा सा परमाणु लेवल पे बात करें तो ये देखो, सोडियम पर एक धन आवेश होता है और क्लोरीन पर एक ऋण आवेश होता है ना। तो यहाँ पर अगर सोडियम के परमाणु को बनाए तो ये ऐसे बनेगा, और ये बगल में उसका क्लोरीन का परमाणु है। देखो, सोडियम और क्लोरीन साथ में होने का मतलब ये नहीं है कि सोडियम का परमाणु क्लोरीन के परमाणु के अंदर होगा,
ऐसा नहीं है। सोडियम का परमाणु अलग है और क्लोरीन का परमाणु अलग है, दोनों एक दूसरे से सटे होते हैं, ना कि एक दूसरे में समाये होते हैं। अब अगर हम यहाँ बात करें तो ये परमाणु किसका है, सोडियम। अब सोडियम पर कैसा आवेश होता है, धन आवेश, और क्लोरीन पर कैसा आवेश होता है, ऋण आवेश। तो हम देख रहे हैं कि सोडियम के इसके परमाणु की जो त्रिज्या है वो कितनी है, R1 है। उसी प्रकार क्लोरीन की कितनी हो जाएगी, R2 हो जाएगी। तो अगर मैं इसके केंद्र से इसके केंद्र की ओर दूरी की बात करूँ तो ये टोटल कितनी हो जाएगी, R1 + R2। परंतु हमें पता है कि परमाणु की जो त्रिज्याएं होती है वो लगभग बराबर होती है, तो R1 और R2 लगभग बराबर होने की वजह से मैंने उनको R मान लिया है। तो R1 + R2 यानी R + R, तो टोटल कितना हो गई, 2R हो गई। तो केंद्र से केंद्र तक की दूरी कितनी मान ली हमने, 2R, है ना। इसको आप कितना मान सकते हो, 2R मान लो या 2L मान लो या 2A मान लो, कुछ भी मान सकते हो आप, ठीक है। तो उसी प्रकार यहाँ देखो, इसी को मैं यहाँ अरेंज करने वाला हूँ कि ये जो गोला है ये धनावेश वाला, ये लीजिए, ये जो गोला है ये ऋणावेश वाला, ये लीजिए, और बीच की केंद्र से केंद्र दूरी अब ये कितनी है, 2L है, ये लीजिए। तो देखिए ये क्या बन गया, यही तो एक विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। इसी सिस्टम को तो हम क्या कहेंगे, विद्युत द्विध्रुव। यानी हर एक इस तरह का जो एलिमेंट है वो एक विद्युत द्विध्रुव बनाता है। और अपन क्या देख सकते हैं, उदाहरण के तौर पे इसमें H2SO4 भी तो ले सकते हैं। इस पे 2 माइनस होते हैं और यहाँ 2 प्लस होते हैं, है ना। तो यहाँ भी एक डाइपोल या विद्युत द्विध्रुव तैयार हो रहा है। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को। तो ये इसका भौतिक महत्व होता है। तो हमारे डेली लाइफ में, हमारे दैनिक जीवन में कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो विद्युत द्विध्रुव को समझाती है। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर 2L मैंने पहले से ही बता दिया कि विद्युत द्विध्रुव की ये क्या कहलाती है, प्रभावी लंबाई कहलाती है। और इस तरह से ये इसका एक महत्व हमारे सामने आता है, किसका, विद्युत द्विध्रुव का। आगे जो वीडियो आएगा उसमें मैं P = 2L × Q कैसे आता है ये ज़रूर समझाऊंगा, ठीक है। इसका महत्व अलग से और समझाऊंगा। आज की इस वीडियो में मैंने केवल विद्युत द्विध्रुव को समझाया है। इसको अच्छे से नोट डाउन करना है और अपनी कॉपी बनानी है, ठीक है। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में।